हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे गुप्त काल, शासन, समाज और संस्कृति के बारे में। ये जो चैप्टर है ये लिया गया है क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 से। इससे पहले वाले चैप्टर में हम जान चुके हैं कि किन किन गुप्त शासकों ने शासन किया है और किस तरह से अपने शासन को संभाला है। यहाँ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शासन व्यवस्था के बारे में और इससे समाज पे क्या और संस्कृति पे क्या असर पड़ा, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे कुछ जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये हम पिछले लेसन में भी इनके बारे में जान चुके हैं। भारत में विदेशियों का आक्रमण सदा से ही होता रहा है, तो इन विदेशियों के आक्रमण को नाकाम करके एकता के सूत्र में बांधने का जो श्रेय है वो जाता है गुप्त शासकों को। ठीक है। और इस वंश के राजाओं ने केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, पितु उच्च कोटि की शासन प्रबंध व्यवस्था को भी स्थापित किया है। तो इसकी जानकारी हमें किसकी जानकारी, शासन की या गुप्त शासनकाल की जानकारी हमें चीनी यात्री फाहियान के यात्रावर्णन, विशाख दत्त, कालिदास के नाटक, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र, हिंदू ग्रंथ समर्थियों, पुराणों और शिलालेखों, सिक्कों, मूर्तियों व अन्य पुरावशेषों से मिलती है। अब बात करते हैं गुप्त शासन व्यवस्था के बारे में। तो किस तरह की शासन व्यवस्था रही है, तो मेनली यहाँ पे हम बात करेंगे केंद्रीय शासन व्यवस्था से। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था में क्या होता था, जो प्रणाली थी वो राजतंत्रीय थी। सारी शक्ति राजा के हाथ में, परंतु प्रजा की भलाई में लगा रहता था। निरंकुश होते हुए भी प्रजा की भलाई का काम करने के कारण लोग उसे देवता की तरह पूजते थे। तो अनेक उपाधियां इस टाइम पे एक शासक धारण करता था। वो कौन कौन सी उपाधियां हैं? महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परम भागवत। और इसी तरह से जो राजा है अपनी सहायता के लिए क्या करता था, एक मंत्रिमंडल का गठन। एक मंत्री को कई विभाग दिए जाते थे। प्रशासन में राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए उन्हें भी प्रशासनिक पद दिए गए। तो इस तरह से उसका मंत्रिमंडल होता था। अधिकारीगण राजा और मंत्रियों की सहायता के लिए योग्य अधिकारी रखे जाते थे। तो ये अधिकारी यहाँ पे कौन कौन से होते थे, जैसे सैनिक व्यवस्था, विदेश नीति, अभिलेख विभाग, वित्त विभाग, दान विभाग, पुलिस विभाग, राजमहल की सुरक्षा का विभाग इत्यादि रखते थे। तो ये प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता करते थे। और इनके अतिरिक्त कुमारामात्य भी होते थे जो राज परिवार से संबंधित होते थे। आगे जान लेते हैं सैनिक प्रबंध किस तरह का होता था इस व्यवस्था में। तो जो सैनिक प्रबंध होता था उसका प्रधान सेनापति होता था। गुप्त शासकों ने शक्तिशाली सेना तैयार की जो 4 भागों में बटी हुई थी, जैसे कि 4 अंग: थल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना और हाथी सेना। सेना का मुखिया, जो मेन मुखिया है पूरी सेना का, महाबलाधिकृत होता था। हाथी सेना महापीलपति, घुड़ सेना महाअश्वपति के अधीन थी। मतलब ये अलग अलग से सेनाएं बटी हुई थी, जैसे कि जो सेना का मुखिया महाबलाधिकार, घुड़सवार का महाअश्वपति और हाथी सेना का महापीलपति। और सैनिकों को उस टाइम पे नगद वेतन मिलता था। वेतन के बदले भू क्षेत्र दिए जाने लगे बाद में, लेकिन क्या हुआ, इससे ये लोग शक्तिशाली होने लगे। अब पुलिस व्यवस्था किस तरह की रही है, पुलिस का क्या काम रहा है और न्याय प्रबंध के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कुशल व्यवस्था थी। इसका जो मुखिया था वो दंड पाशिक था। दंड व्यवस्था सामान्य थी। पुलिस के भय से चोरी हत्या के अपराध बहुत कम होते थे। गुप्तचर भी काफी मददगार होते थे। और इसी तरह से पुलिस कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था और पहरेदार को रक्षिन कहा जाता था। न्याय प्रबंध, न्याय प्रणाली भी काफी उत्तम रही है। सर्वोच्च न्यायाधीश, जैसे कि पहले लेसन में हम जान चुके हैं, सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था, राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। उसके अधीन प्रांत, जिला, नगर में न्यायालय थे। गांव के झगड़ों का समाधान जैसे पहले भी ग्राम पंचायत करती थी और अब भी जैसे पंचायत ही गांव में होने वाले झगड़ों का समाधान करती है। अपराधियों को आर्थिक दंड भी दिया जाता था। विद्रोह करने वाले या बार बार अपराध करने वाले को अंग भंग का दंड भी मिलता था। प्राण दंड बहुत ही कम दिया जाता था। अब बात कर लेते हैं प्रांतीय शासन व्यवस्था के बारे में। तो किस तरह का प्रांतीय शासन रहा है, तो प्रांतीय शासन व्यवस्था में
कुशलता लाने के लिए राजा जो है वो क्या करता है, साम्राज्य को अनेक प्रांतों में बांट लेता है, जिन्हें प्रांत का नाम रख दिया भुक्ति। प्रांत का प्रशासक जो प्रशासन करता है प्रांत पे, उसको उपारिक कहा जाता था। ये राज परिवार से ही संबंधित होते थे। इन्हें स्थानीय भोगपति, गुप्ता आदि भी कहते थे। और ये क्या कार्य करते थे, राजाओं की आज्ञा का पालन करना, अपने राज्य में अपने प्रांत में शांति बनाए रखना, सुरक्षा करना, कर इकट्ठा करना, प्रजा भलाई का कार्य ये करते थे। और इनकी सहायता के लिए अनेक अधिकारी भी होते थे। ये थी प्रांतीय व्यवस्था। अब है स्थानीय प्रशासन। तो स्थानीय प्रशासन जो है वो किस तरह का होता था। स्थानीय प्रशासन प्रांतों को आगे किस में बांट दिया गया, विषय जिलों में, जिसके अध्यक्ष विषयपति होते थे। इनकी सहायता के लिए भी अनेक अधिकारी जैसे सृष्टि, सार्थवाक, कुलिक, कायस्थ इत्यादि। नगर क्या है, विषय को आगे नगर में और ग्रामों में बांटा गया था। जो विषय है प्रांतों को दो विषय में और विषय को आगे नगर और ग्रामों में बांटा गया। नगर का पदाधिकारी पुरपाल कहलाया, जिसका कार्य क्या था, नगर को साफ सुथरा बनाए रखे, स्वास्थ्य पे ध्यान दे, नगर से कर एकत्रित करना, नगर की सुरक्षा करना, रोशनी का प्रबंध करना इत्यादि शामिल थे। अब ग्राम का प्रधान जो है वो कौन होता था, ग्रामपति, जिसे महतर भी कहते थे। इसकी सहायता के लिए ग्रामीण कुटुंबीन होते थे, जिनका कार्य गाँव में शांति बनाए रखना, कर इकट्ठा, जमीन का लेखा जोखा करना और सफाई करना, झगड़ों का निपटारा करना भी इसमें इन्वॉल्व था। तो ये सभी काम एक ग्राम का जो भी मुखिया होता था उसका होता था और जिसे ग्रामपति कहा जाता था। अब नेक्स्ट लेंगे, जो हमने यहाँ पे इकाइयाँ पढ़ी हैं उन्हीं का संक्षिप्त में वर्णन एक तालिका के माध्यम से शो किया गया है। जैसे कि प्रशासनिक इकाई क्या है, साम्राज्य, तो उसका अधिकारी कौन होता था, ये आपकी रिवीजन के लिए है, सम्राट होता था। और प्रांत का उपारिक, विषय जो जिला जिन्हें हम आज कहते हैं विषयपति, नगर शहर पुरपाल, ग्राम ग्रामपति या महत्तर के नाम से। सेना महाबलाधिकार, हाथी सेना के लिए महापीलपति, गुड़ सेना ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, अशवपति, पुलिस के लिए दंडपाशिक और न्यायपालिका का जो मुखिया होता था वो राजा स्वयं ही न्याय करने का कार्य करता था। आय व्यय का प्रबंध, जैसे कि पिछले लेसन में भी हमने पढ़ा है कि राज्य की आय का मुख्य साधन क्या रहा है, भूमि कर रहा है। और ये कर कितना होता था, जो उपज होती थी उसका 1/6 भाग होता था। इसके अलावा अन्य साधन थे जैसे चुंगी कर, चरागाहों और वनों से मिलने वाला कर, नमक कर इत्यादि। इसी के साथ साथ अपराधियों पर आर्थिक दंड, विजित प्रदेशों या नए राजाओं से मिलने वाले उपहारों से भी आय मिलती थी। राष्ट्र के अंदर या बाहर व्यापार उन्नत था, उद्योगों से भी राज्य की आय होती थी। राज्य की खर्च जो है सेना की आवश्यकताएं, अधिकारियों के वेतन, राजमहल की आवश्यकता तथा प्रजाहित के कार्यों पे खर्च होता था। तो ये था आय और व्यय का प्रबंध। अब प्रजाहित के लिए, जैसे पिछले लेसन में भी हमने डिस्क्राइब किया है कि प्रजाहित के लिए शासकों ने बहुत अधिक योगदान दिया है। सिंचाई के लिए सौराष्ट्र गुजरात में गुप्त शासक चकंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। यातायात के लिए सड़कों का निर्माण किया। प्राकृतिक आपदा में राजा प्रजा की सहायता करता था। गुप्त शासक जो सनातन संस्कृति को मानते थे, सभी मतों का सम्मान करते थे। हिंदुओं के अनेक मंदिर बनवाए, बौद्ध मत की गुफाएं, चैत्य मठों और विहारों का भी निर्माण इन्होंने किया है। यहाँ जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है, ये सुदर्शन झील का वर्तमान चित्र आपको शो किया गया है। अब सभ्यता और संस्कृति, किस तरह के लोगों की सभ्यता और संस्कृति रही है गुप्त काल में, ये भी जान लेती हैं। तो सामाजिक जीवन काफ़ी सुखी और समृद्ध था। चीनी यात्री फायान बताता है, वह कहता है कि यहाँ खाने पीने की वस्तुओं काफ़ी सस्ती मिलती थी, चोरी का कोई भय नहीं था। सामाजिक विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। वर्ण व्यवस्था, समाज 4 वर्णों में, जैसे कि हम प्राचीन काल से, जो भारत का प्राचीन काल है जिसे हम वैदिक काल कहते हैं, तो उसमें जो वर्ण व्यवस्था व्याप्त थी वही इस समय पे भी थी। तो वो क्या थी, वर्ण 4 वर्णों में समाज बटाव था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
ब्राह्मणों का कार्य यज्ञ करना, पढ़ना और पढ़ाना, दान लेना और देना। और क्षत्रियों का कार्य साम्राज्य और समाज की रक्षा का भार, यानी कि ये क्या करते थे, रक्षा करते थे लोगों की। वैश्य जो है समस्त कार्यभार किसका, कृषि का, और व्यापारिक कार्य वैश्यों के लिए निर्धारित थी। इन्हें सृष्टि, वणिक और सातवा भी कहा जाता है। शूद्रों का काम मिट्टी, लकड़ी, चमड़े तथा धातु की वस्तुएं बनाना और कृषि कार्य में सहायता करना होता था। आपातकाल में क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक दूसरे के लिए कार्य करते थे। उस काल में एक अंतज चंडाल जाति का भी उल्लेख है। ये जाति जंगली जानवरों का शिकार करना, शमशान घाट की रखवाली करने का कार्य करती थी। इन्हें समाज से बाहर रहना पड़ता था और निम्न दृष्टि से देखा जाता था। बात करते हैं विवाह प्रथा की। तो किस तरह की विवाह प्रथा उस टाइम पे रही है। तो विवाह प्रथा की अगर बात की जाए तो जो विवाह है, मनुष्य अपने ही वर्ण में शादी करते थे। अंतरजातीय विवाह के प्रमाण भी मिलते हैं। उस जाति के व्यक्ति निम्न जाति की स्त्री के विवाह करते थे। इस विवाह का नाम उन्होंने अनुलोम रख लिया और निम्न जाति के व्यक्ति द्वारा उच्च जाति की स्त्री से विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते थे। राजाओं में बहु विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी। अब खान पान, जनता का जो भोजन है शुद्ध और सात्विक था। प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करते थे। शाकाहारी भोजन में गेहूं, चावल, दूध, दही और फलों का प्रयोग करते थे। मांस, मुद्रा के प्रयोग को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। मनोरंजन के लिए वे गाना, बजाना, नाचना तीनों का ही प्रचलन था। चौपड़, शतरंज खेलते थे। पशुओं की लड़ाई, रथ दौड़, शिकार में भी मनोरंजन होता था। और इसके साथ साथ नाटक और खेल तमाशे भी मुख्यतः मनोरंजन के साधन होते थे। वस्त्र, आभूषण, उस काल में किस तरह के वस्त्रों की बात की गई है तो रेशमी और सूती दोनों तरह के वस्त्र प्रयोग किए जाते। पुरुष धोती कुर्ता और सिर पर पगड़ी पहनते थे। विदेशी जातियां जैसे कुषाणों के प्रभाव से कोट पजामे का प्रयोग हुआ। स्त्रियां साड़ी से शरीर ढकती थी। पुरुष और स्त्रियां दोनों ही आभूषण के शौकीन थे। स्त्रियां कानों में बालियां, मालाएं और हाथों में कंगन, चूड़ियां, पैरों में पायल आदि पहनती थी। गले में विभिन्न प्रकार की मालाएं, हाथों में कड़े, चूड़ी, अंगूठी पहनती थी। बाल संवारने के भी कई तरीके उस टाइम पे भी प्रचलित थे। तो अब स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो कुछ गिरावट आई। शिक्षा भी कम स्त्रियां ले पाई। केवल उच्च घराने की स्त्रियां ही शिक्षा के क्षेत्र में प्रवीणता प्राप्त कर सकती थी। वे ही कुशल शासिका और कला में निपुण थी। स्त्री प्रथा का भी आरंभ हो चुका था। विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। कुल मिलाकर कहा जाता है कि इस काल में महिलाओं की स्थिति कुछ खास नहीं थी। अब आर्थिक जीवन की बात की जाए तो जैसे कि अभी हमने जाना है कि इस काल में आय का साधन क्या था, कृषि। तो कृषि क्रम मुख्य था। वरामियर ने वर्ष में 3 फसल लेने का उल्लेख किया है, जिससे ठंड में रबी, बरसात में खरीफ और साधारण समय में होने वाली फसलें थी। प्रमुख फसलों में गेहूं, धान, ज्वार, ईख, बाजरा, मटर, दाल, तिल, सरसों, मसाले आदि। सिंचाई किस पे निर्भर थी, मोस्टली बारिश पे निर्भर थी। फिर भी नहरों, तालाबों को झीलों का प्रयोग किया जाता था। जंगलों से कीमती लकड़ी प्राप्त की जाती थी। जमीन पर व्यक्ति का अधिकार होता था, परंतु पंचायत की आज्ञा के बिना वह इसे खरीद बेच नहीं सकता था। अब उद्योग धंधे, कृषि के अतिरिक्त उद्योग धंधे प्रमुख व्यवसाय थे। कपड़ा बुनना, धातु के बर्तन बनाना, पत्थर को तराशना, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, हाथी दांत, कीमती पत्थरों के आभूषण बनाना मुख्यतः उद्योग रहे हैं। व्यापार के बारे में जान लेते हैं। तो व्यापार, जैसे कि फर्स्ट लेसन में हम वर्णित कर चुके हैं कि व्यापार जो है उस टाइम पे काफ़ी उन्नत स्थिति में था। आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार होते थे। जलमार्ग और स्थल मार्ग से व्यापार होता था। नदियों के किनारे प्रमुख नगर थे, जैसे कि पाटलिपुत्र, मथुरा, कौशाम्बी, वैशाली, ताम्रलिप्ति, विदिशा, उज्जैनी, पैठन और भृगुच। जिन देशों से व्यापार होता था उनमें अरब, ईरान, मिस्र, रोम, पूर्वी देशमुथा, यूरोपीय और अनेक अफ्रीकी देश शामिल हैं। उस काल में व्यापारी शिल्पियों के अपने अपने संघ होते थे। ये श्रेणियां पैसे भी जमा करती थी और एक प्रकार से एक बैंक का भी कार्य करती थी। तो ये है व्यापारिक जीवन उस टाइम पर। अब धार्मिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये काल हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का काल है। गुप्त वंश के राजा हिंदू धर्म
वह संस्कृति के पोषक थे। इस संस्कृति के प्रसार में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो इन्होंने प्रमुख मत वैष्णव, शैव, देवी पूजा, शाक्त, सूर्यमुख के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं विष्णु के 10 अवतारों की। तो इनमें वराह, राम, कृष्ण की मूर्तियाँ प्राप्त होती है। शिव की आराधना के भी प्रमाण मिले हैं। शिव परिवार के सदस्यों विभिन्न प्रतीकों, चिन्हों, शिवलिंग, त्रिशूल, गणेश, कार्तिकेय, नंदी की भी पूजा उस टाइम पे थी। शक्ति के प्रतीकों पूजा में लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती की पूजा उस टाइम पे होती थी। विभिन्न प्रतिमाएं विभिन्न भागों में मिली हैं। सूर्य मंदिरों का अवशेष मिला है। मध्य प्रदेश के मंदसौर, ग्वालियर, इंदौर और आदि में सूर्य प्रतिमा मिली हैं। वैष्णव मत और शैव मत, सौर और शाक्य मत, तो ये सब यहाँ पे एक डायग्राम से शो किया गया है कि किस तरह से विष्णु और उसके 10 अवतार, जैसे कि अभी भी हमने बात की है, तो ये विष्णु के 10 अवतार हैं। सौर मत क्या है? इसमें भगवान सूर्य की आराधना की गई हिंदू संप्रदाय की ये मत है। शैव मत में जैसे शिव से संबंधित शिवलिंग, पार्वती, कार्तिक, गणेश, नंदी आदि की पूजा। और शाक्य मत में इसमें शक्ति की प्रतीक विभिन्न देवियों की पूजा की जाती थी। अब बौद्ध मत के बारे में क्या रहा है गुप्त शासकों का, तो फाहियान ने क्या किया है, अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब और मथुरा में बौद्ध मत के प्रभाव का उल्लेख किया है। इस काल में सारनाथ, अजंता, नागार्जुनकोंडा, एलोरा आदि में बौद्ध कला मिली है। नालंदा और वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के मुख्य केंद्र रहे हैं। गुप्त सम्राट बौद्ध शिक्षण संस्थाओं को भी राजकीय सहायता देते थे। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर दिखाया गया है, यहाँ इसमें अजंता एलोरा की बौद्ध कला की जो उन्होंने कलाकृतियाँ बनाई है, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है। अब जैन मत, जैसे कि वो सभी धर्मों को मानते थे, उसी तरह से संस्कृति और बौद्ध मत की बात, जैन मत में भी तीर्थंकरों की जो मूर्ति है उनकी पूजा करते थे। इस काल में जैन मत के श्वेतांबर शाखा की सभा एक मथुरा में तथा दूसरी वल्लभी में आयोजित हुई। इस काल की विशेषता विभिन्न मतों के प्रति सहनशीलता, जिसके अनुसार विभिन्न मत साथ साथ रहते विकास करते। गुप्त शासकों द्वारा सभी मतों को समान माना जाता था। तो जैसे कि बौद्ध 2 भागों में बटा था, इसी तरह से इस उनके टाइम पे जो जैन धर्म है 2 शाखाओं में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर जो शाखा के अनुयायी वे श्वेत वस्त्र पहनते थे और दिगंबर शाखा के अनुयायी निर्वस्त्र रहते थे। ये क्या करते? दिगंबर वो दिशाओं को ही अपने वस्त्र मानते थे और कुछ भी धारण नहीं करते थे। अब कलात्मक और वैज्ञानिक उन्नति की बात की जाए तो कलात्मक जो उन्नति है वो कैसी रही है? वैज्ञानिक क्षेत्रों में इतना किसी भी समय विकास नहीं हुआ जितना इस समय में कुछ जो इतिहासकार हैं, इसलिए इसको स्वर्ण युग मानते हैं, क्योंकि एक तरफ शांति व्यवस्था स्थापित हुई, दूसरी ओर कला के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति हुई। आर्थिक दृष्टि से देश काफ़ी धनी बना और सोने के सिक्के प्रचलन में आए। तो इस तरह से हम जान लेते हैं कि स्थापत्य कला का निर्माण हुआ। जैसे इसमें कुछ ऐसे मंदिरों का निर्माण हुआ है जो अभी बचे हुए हैं। देवगढ़ झांसी दशावतार विष्णु मंदिर, भित्री गांव का दशावतार, भूमरा मध्य प्रदेश का शिव मंदिर, नचना कुठार मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर, तेगवा मध्य प्रदेश का वैष्णव मंदिर, बोध गया था सांची के मंदिर इत्यादि। इन मंदिरों की जो छत है वो चपटी होती थी, परंतु बाद में इनके ऊपर शिखर निर्मित किए गए और प्रवेश द्वार के स्तंभों चौखटों पर कलाकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। बौद्ध जो है अनेक गुफाओं, विहारों, चतुर स्तूपों का निर्माण इस समय में हुआ। उदयगिरि की पहाड़ी में वैष्णव और शैव मत की गुफाओं में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई। यहाँ पे आपको जो जैसे कि दशावतार जो मंदिर है उसके बारे में, देवगढ़ झांसी में सभी मंदिरों की पिक्चर्स शो की गई हैं। अब मूर्ति कला की बात कर ली जाए तो किस तरह की मूर्ति कला रही है इस टाइम पे, तो मूर्ति कला में क्या है, विष्णु, बुद्ध, शिव और सूर्य आदि देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी की बनी हुई है। मथुरा व अमरावती मूर्ति जो कला है वो बहुत ही मुख्य केंद्र के रूप में रहा है।
पूर्णतः भारतीय थी। इसकी दूसरी विशेषता है इनकी सरलता है। तीसरी विशेषता सुंदरता। इसे वस्त्रों को इतनी कुशलता से बनाया गया है कि उनमें स्वाभाविक सौंदर्य और मनोहरता झलकती है। अब चित्रकला के प्रमाण जैसे कि अजंता, एलोरा, बाघ आदि गुफाओं में बने हुए हैं। चित्रों में गुप्त कला को अमर बना दिया है। पशु, पक्षी, फूल, पत्ती, नर नारी आदि का सजीव चित्रण किया गया है। तो ये है चित्रकला। अब बात करेंगे हम कौन सी कला के? धातु का। तो धातु को ढालना, गलाना, इस काम में भी ये लोग दक्ष थे। मेहरौली दिल्ली जो है, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वारा बनाया गया लौह स्तंभ उस कला का अद्भुत नमूना है जिसे पिछले 1600 साल से आज तक तूफान, वर्षा और हवा के पश्चात भी जंग नहीं लगा है। बिहार से महात्मा बुद्ध की, नालंदा से मिली कांसे की प्रतिमा आज भी हमें गर्व का अनुभव कराती है। और उस काल में सिक्के बनाने की कला बहुत विकसित थी। हमें सोने चांदी के सिक्के प्राप्त होते हैं जिन पर देवी देवता और राजाओं के चित्रण मिलते हैं। संस्कृत भाषा में शासकों के नाम भी इन पे खुदे हुए हैं। तो यहाँ आपको पिक्चर में जो शो हो रहा है, ये जैसे कि यहाँ पे ये है मेहरौली का लौह स्तंभ जो दिल्ली में है, और ये सिक्के हैं। और इन सिक्कों पे क्या है, जो गुप्त शासक है समुद्रगुप्त, उनको शो किया गया है वीणा बजाते हुए। उनका ये चित्र है। अब साहित्य की बात कर लेते हैं। तो साहित्य में कैसा रहा है गुप्त काल? संस्कृत भाषा को इस शासकों ने प्रोत्साहित किया, और इस साहित्य के क्षेत्र में कालिदास इस काल के महान साहित्यकार रहे हैं। और अन्य जो लेखक जैसे विशाख दत्त, भारवी, शूद्रक, अमर सिंह और दंडी भी थे। पंचतंत्र और हितोपदेश कहानी के संग्रह भी इस काल में ही लिखे गए हैं, जिनका संसार के अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। तो कालिदास की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी रही हैं? जैसे कि उनकी विश्वविख्यात रचना, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका, अग्निमित्र, विक्रमो वर्षियम, कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतुस्वार और मेघदूत है। तो विज्ञान के क्षेत्र में भी बात कर लेते हैं किस तरह से उन्होंने अपने परचम को फहराया है। तो विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक उन्नति क्या रही है? अनेक जो है गणित, ज्योतिष और चिकित्सा में कई खोज हुई, उन पे ग्रंथ लिखे गए। इस काल में महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट, ब्राह्मीर और ब्रह्मगुप्त आदि थे। आर्यभट्ट ने बीजगणित के सूत्र निकाले, पाई का शुद्ध मान बताया, अक्षरों द्वारा अंक लिखने की प्रथा, अंकों का स्थानीय मान खोजा। इसी काल में शून्य और दशमलव प्रणाली का जन्म भी हुआ है। देखो कितने सारे जो विकास हैं इसी काल में हुए हैं, ये कितनी सारी खोजें। ब्रह्मगुप्त ने क्या किया है? ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत की रचना की। ब्रह्मगुप्त ने गणित, बीजगणित और रेखागणित के अनेक सिद्धांत बनाए। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी इसने दिया है। अब खगोल के बारे में बात करते हैं। तो आर्यभट्ट ने यह बताया कि पृथ्वी गोल है, इसके दूरी पर घूमने और इसकी परिधि का मान था वर्ष का मान निकाला। ब्राह्मीर ने व्रत संहिता जो था ज्योतिषी का ग्रंथ व्रत जातक भी लिखा। भूगोल और वनस्पति विज्ञान के विषय में ब्राह्मीर ने बहुत कुछ स्पष्ट किया है। अब चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे कि हम पहले लेसन में भी जान चुके हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो है महर्षि चरक ने और सुश्रुत ने अपनी संहिताएं लिखी, और इसी तरह से वाग्भट ने अष्टांग संग्रह की रचना की। इस काल में हाथी तथा घोड़े की चिकित्सा पर हस्ता, युर्वेद और अश्वशास्त्र लिखे गए हैं। अब तकनीकी में मेहरौली का लौह स्तंभ, सुल्तानगंज तथा सारनाथ में तांबे की शुद्ध प्रतिमाएं जो हैं भगवान बुद्ध की, वो इसी काल में बनी हुई है। ये यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रही है भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, जो हमें सारनाथ से मिली है। तो शैक्षणिक जो नज़रिया है वो किस तरह से रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में गुप्त काल में क्या उन्नति की गई है। तो इसी टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय, उदयगिरी विश्वविद्यालय प्रमुख है। उड़ीसा में उदयगिरी, रत्नगिरी, ललितागिरी को मिलाकर विशाल विश्वविद्यालय बनाया गया जो बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र था। माधवपुर महाविहार का भी उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त वल्लभी, पाटलिपुत्र, बनारस, मथुरा, उज्जैन, सारनाथ आदि स्थान भी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों में विदेशों से विद्यार्थी आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने की थी, और विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए एक ही परीक्षा होती थी जिसे उत्तीर्ण करने पर ही विद्यार्थी को प्रवेश मिलता था।
इसमें लगभग 10,000 विद्यार्थी और 1500 के लगभग आचार्य पठन पाठन का कार्य करते थे। और यहाँ पर 3 मंजिला विशाल पुस्तकालय था। यहाँ पर भाषाएं, व्याकरण, धर्म, दर्शन, इतिहास इत्यादि, भूगोल, राजनीति आदि की शिक्षाएं दी जाती थी। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पे कवर हो जाता है। आगे इसमें सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो आपके सामने दिया गया है, उसको एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं कि इस काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है। कुशल शासन प्रबंध, विशाल साम्राज्य, वैज्ञानिक उन्नति जैसे कि अभी हमने जाना, उच्च सामाजिक व्यवस्था, समृद्ध आर्थिक जीवन, धार्मिक सहनशीलता की नीति, शिक्षा के ऊंचे केंद्र इसी काल में, कला के क्षेत्र में भी उन्नति, व्यापार में भी उन्नति हुई और विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है कवर हो जाता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।